उद्घोष एकेडमिक के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सीटेट के हुए पेपर में 6 to 8 लेवल में मैं सीडीपी के पोर्शन पर चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं पेपर कैसा आया है। तो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पीयर्स। देखिए, पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। समकक्षियों का मतलब जो आपके साथी हैं, पीयर ग्रुप का क्या भूमिका है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ये सही कथन है। आइए और विकल्प हम देखते हैं। समकक्षियों का समाजीकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। तो प्रभाव देखिए, इसमें नहीं शब्द दिया है। प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता है, इसलिए इस विकल्प को तो पहले ही आप कैंसिल करिए। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर प्रभाव कम पड़ता है। देखिए, वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर यहां भी फिर कम की बात किया गया है, इसलिए इस विकल्प को भी आप कैंसिल कर सकते हैं। अब इसके बाद है चौथा, समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। नहीं, ये आपका परिवार है, समकक्षी बच्चे नहीं, बल्कि ये क्या है, परिवार। इस तरीके से यह विकल्प भी आपका गलत होगा और पहला विकल्प ही इसमें सही है कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। और पीयर्स हैव ए ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सोशलाइजेशन ऑन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में, देन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए आ गया, यह लेव वाइगॉत्स्की के विचारों का लेव वाइगॉत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों का सुझाव और संकेत, देखिए सुझाव और संकेत, यहां से इस क्वेश्चन को पकड़िए। और लेव वाइगॉत्स्की का जो टर्म्स हैं वहां देखिए, उन छात्रों का सुझाव और संकेत का मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसके फोल्डिंग की बात कर रहा है। इसके फोल्डिंग शब्द जो है ये लेव वाइगॉत्स्की ने यूज किया था, देने का फैसला किया जो किसी समस्या पे अटके हुए थे। जो किसी समस्या पे अटके हुए थे तो वहां इसके फोल्डिंग देना है, ये लेव वाइगॉत्स्की ने कहा है। और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक, अब यहां देखिए, की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो यहां क्या भरा जाएगा, तो यहां देखिए आपका स्कैफोल्डिंग, देखिए इंग्लिश में एकदम सही लिखा गया है, यहां आलंबन लिखा गया है और इसमें ये डिस्ट्रक्टर ही ऐसा बनाया गया। देखिए आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ये जीन पियाजे ने दिया था। कलेक्टिव मोनोलॉग, ये आपका सामूहिक एकालाप, ये हो नहीं सकता। और फंक्शनल फिक्सडनेस ये भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से इसमें इसके फोल्डिंग एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरे का पहला ये करेक्ट आंसर है, इसके फोल्डिंग। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। देखिए, नहीं को निश्चित रूप से पढ़ना है, तभी आप सही उत्तर दे पाएंगे। जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, बिल्कुल समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है, ये दिया है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, यही तो दोनों हैं। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। ये देखिए, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, ओवरलुकिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये आपका सही उत्तर होगा चौथा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि कौन स्ट्रेटजी नहीं है। देखिए, ये नहीं शब्द पर ध्यान देना है और इसके अनुसार उत्तर आपका चौथा एकदम करेक्ट होगा।
अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रेन हु आर स्ट्रगलिंग विथ डायलेक्सिया हैव ट्रबल इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग दैट मेक्स इट हार्ड टू डिकोड वर्ड्स। देखिए इसमें आपका ये देखिए डायलेक्सिया और यहाँ भी पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल ये असर्शन सही है। सभी बच्चों के उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। अब देखिए ये भी बात सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये ध्यान दीजिए कि ये कहीं डायलेक्सिया की बात इसमें नहीं की गई है, केवल रुचि और क्षमता की एक जनरल बात कर रहा है। तो ये आपका ये हो जाएगा ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि पठन वैकल्प की बात सेकंड में नहीं किया जा रहा है। दोनों बातें सत्य है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब देखिए, which of the following are effective teaching strategies to cater to diverse needs of learners in classroom। देखिए कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षा रणनीति है। देखिए विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विविध शब्द पढ़ना इसमें आवश्यक है। विभेदित निर्देश निश्चित रूप से, मानकीकृत पाठ्यचर्या को हटाइए, और देखिए सी व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। तो ये ए और सी इसमें विकल्प दिया होगा। देखिए ए और सी बिल्कुल सही होगा, इसमें मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं होना चाहिए। ए और सी इसका उत्तर मिलाकर होगा, और इस तरीके से चौथा विकल्प इसमें सही होगा। हाँ, ये इसी तरीके का प्रश्न कल भी आया था, देखिए ये रिपीट किया गया है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखिए ये पढ़ना जरूरी है। नहीं, सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। बिल्कुल सही। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, ये भी सही है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, ये गलत है। सामाजिक संपर्क सीखने में सहायक होता है, ये सही है। सही नहीं है, यानी ये सीखने में बाधा नहीं डालता है, यानी चौथा विकल्प आपका सही होगा। इसके अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट, और ये होगा सोशल इंटरसेक्शन हिंडर्स लर्निंग। ये आपका सीखने में सहायता करता है, न कि बाधा डालता है। इसलिए ये छठवें का चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ये पियाजे देखिए आगे। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वो किस अवस्था में होते हैं। देखिए दो तीन वर्ड को पकड़िए। एक हो निगमन, आपका ये डिडक्टिव देखिए, according to Piaget, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypothesis, कब हाइपोथेसिस निर्माण करता है, किस अवस्था में बच्चा परिकल्पना का निर्माण करने लगता है, और वह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में यह आपका परिकल्पना का निर्माण करने लगता है। तो परीक्षण प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, वो किस अवस्था में होते हैं, तो निश्चित रूप से निगमन शब्द, और यहां देखिए हाइपोथेसिस
ये दोनों शब्द जो है आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ओर ले जाते हैं, इसलिए ये पहला विकल्प इसमें 7वां का पहला विकल्प सही होगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स लर्न इफिशिएंटली एंड मीनिंगफुल वेज व्हेन। उन विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, कब लर्निंग होती है कुशलता पूर्वक, इसमें है उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्ति परक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन अन्य विकल्प भी पढ़ना पड़ेगा। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। असंगत, देखिए असंगत शब्द इसमें लिखा है, इसलिए यह विकल्प हो नहीं सकता है। इररिलेवेंट अगर टुकड़ों में व्यक्त करके किया जाएगा तो यह विकल्प सही नहीं हो सकता है। निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है, ये भी नहीं हो सकता है। नई अवधारणा पहली सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से जब अलग होती है, बिल्कुल नई अवधारणा जब प्रीवियस नॉलेज से अलग होता है तो उसमें लर्निंग कम होता है, यानी पहला इसमें बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई बातें नहीं, डिस्ट्रक्टर ही ऐसा बनाया गया है कि पहला सभी लोग इसमें उत्तर दिए होंगे। अब इसके बाद है 9th क्वेश्चन, एक शिक्षिका एक पाठ को समझ के अलग अलग स्तर पे, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पे विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है, लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए। अब देखिए लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के लाइट में इसका उत्तर देना है। तो देखिए शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, या ऐसा नहीं करना चाहिए किसी विशेष बच्चे पर ध्यान दिया जाए और शेष बच्चों को छोड़ दिया जाए। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। तो यहां देखिए निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। फिर अगला विकल्प पढ़िए, शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। इसके बाद देखिए चौथा विकल्प में देखिए शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद का मतलब यही लेव वाइगॉत्स्की का सिद्धांत स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है, स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है, अर्थात चौथा विकल्प इसमें सही होगा, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे को स्कैफोल्डिंग की जहां आवश्यकता हो वहां स्कैफोल्डिंग देना चाहिए और यह चौथे विकल्प में है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने में, बिल्कुल नहीं। अज्ञानी देखने की शर्म से बचने के लिए ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने में, ये भी नहीं। अर्थात चौथा देखिए सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने में। तो ये आपका विकल्प सही होगा, चौथा इसमें उत्तर सही होगा आप, यानी 10वां का चौथा। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन पे देखिए, रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। अब यहां देखिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना, टीचर सेंटर्ड पेडागाजी टू एग्जाम सेंटर्ड पेडागाजी, नहीं, बिल्कुल नहीं।
रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट के स्थान पर डायग्नोस्टिक आकलन, ये भी नहीं, इसमें भी फॉर्मेटिव असेसमेंट इस समय खूब चल रहा है। एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन बिल्कुल नहीं। यह निश्चित रूप से देखिए चौथा विकल्प प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पे दक्षता उन्मुख लक्ष्य, या देखिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स टू मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एम है, यानी चौथा विकल्प इसमें सही होगा। चौथा इसमें बिल्कुल सही होगा, 11 का चौथा। अब इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? कौन सी एक सहायक रणनीति है कि नई जानकारी, देखिए क्या कह रहा है, नई जानकारी सीखते समय when learning new information which of the following is a helpful strategy for children to use to ensure that understand the content material? जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, समझने का नाटक करना, ये हटाइए। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, ये भी नहीं होगा। ए और बी इसमें सही होगा, अर्थात ये दूसरा विकल्प सही होगा, ये दोनों नहीं होंगे। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण करना, अर्थात ये दोनों विकल्प सही होंगे, और यह विकल्प किसमें है? दूसरे में, अर्थात 12वां का दूसरा सही है। 13th क्वेश्चन देखिए, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल गलत। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं, ये आपका सही होगा, लेकिन अन्य विकल्प भी पढ़िए। विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री होता है, विषय वस्तु पृथक, देखिए थर्ड कंटेंट इज डिसकनेक्टेड एंड इसेंट्रिक, ये आपका सही नहीं होगा, तीसरा सही नहीं होगा। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित की बातें अब नहीं की जा रही है, और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है, निश्चित रूप से ये नहीं होगा, अर्थात इसमें दूसरा सही होगा, 13वां का दूसरा सही होगा। 14th which of the following does not come under the category of sensory impairments? देखिए ये सेंसरी इंपेयरमेंट में कौन नहीं आता, ये पूछा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? दृष्टि की आंशिक हानि, निश्चित रूप से। रंग दृष्टिहीन, कलर ब्लाइंडनेस भी आता है। लेखन वैकल्प यानी डैशग्रेफिया, आपका ये है श्रवण में कठिनाई, ये आपका तीसरा उत्तर होगा। लेखन वैकल्प या डैशग्रेफिया जो है सब जो है ये आपका इसमें अक्षमता असंवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आता है, इसका तीसरा सही होगा। और 15th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट is the process of adaptation to environment by changing one's schema. Is the process of adaptation to the environment by changing the one's schema. किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। Is simple addition to new fact and idea to the existing store of information. देखिए, according to जीन पियाजे is the simple addition of the
सिंपल एडिशन ऑफ द न्यू फैक्ट एंड आइडियाज। और यहां देखिए इज द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, निश्चित रूप से इज द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन की बात, ये सिंपल एडिशन की बात इसमें नहीं। न्यू फैक्ट एंड आइडियाज टू एग्जिस्टिंग स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एग्जिस्टिंग स्कीमा में केवल कुछ ऐड कर देना है, नहीं। एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा इज डिपेंडेंट अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, भाषा क्षमताओं को विकास पर निर्भर है, नहीं। इज द प्रोसेस ऑफ, तीसरा चौथा बिल्कुल नहीं, आपका इसमें पहला सही होगा, इज द प्रोसेस। ये सिंपल एडिशन की बात किया जाए ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पहला इसमें एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इज द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट बाय चेंजिंग वंस स्कीमा। तो ये आपका इसका पहला विकल्प सही होगा। अब इसके बाद यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल एकदम सही सही कथन है। यदि शारीरिक विकास में अगर देरी होगी तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, बिल्कुल सही है। ए और आर सही है और व्याख्या भी करता है, दूसरा इसमें सही होगा। सेवेंटीन क्वेश्चन, पढ़ने में प्रवाह में कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्वयन, अन्य मनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो ये आपका पठन वैकल्यता का, ये आपका दूसरा विकल्प सही है। इसमें आपका पढ़ने में प्रवाह में कमी होता है, यानी जब पढ़ने में जब दोष होता है तो ये आपका डिस्लेक्सिया और या पठन वैकल्यता, ये सही होगा। अब इसके बाद 18th क्वेश्चन, देखिए कोहलबर्ग से ये पूछे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रंस मॉरल रीजनिंग रिवॉल्व? इथिक्स ऑफ लॉज, इथिक्स ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, इथिक्स ऑफ केयर, इथिक्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स और इथिक्स ऑफ लॉज। कानूनों की नैतिकता, अहंकार की नैतिकता, ईगोसेंट्रिज्म पढ़िएगा इसको, देखभाल की नैतिकता, दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता। तो ये देखिए ये बचपन बात कर रहा बहुत छोटे बच्चों की, तो ये ईगोसेंट्रिज्म की नैतिकता, ये आपका उत्तर इसका सही होगा कोहलबर्ग के अनुसार। और कोहलबर्ग, जिन पियाजे ने काम इस पर किया, बाद में कोहलबर्ग ने इस पर काम किया। ये शब्द जो दिए हैं ईगोसेंट्रिज्म, ये कोहलबर्ग से पहले जिन पियाजे ने दिए हैं, और यही इसका उत्तर सही होगा इसमें 18वां का दूसरा। उन्नीसवां क्वेश्चन है, दो हाइट एंड बॉडी build are primarily inherited characteristic, good nutrition and exercise also make a difference। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, लेकिन अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इसमें फर्क पड़ता है, बिल्कुल सही है एकदम। कारण आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है करेक्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका बिल्कुल सही होगा, दूसरा 19वां का दूसरा इसमें सही होगा, 19वां का दूसरा। अब देखिए 20वां क्वेश्चन,
टू कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, इसमें देखिए प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियां कौन सी हैं? तो ये आपका ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिदम, ये आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिदम ये दो रणनीतियां हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उपयुक्त होती हैं। अब 21 देखिए, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो, नहीं, बच्चे आंतरिक प्रेरणा भी से भी सीखते हैं। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की गई है। नहीं, ये जो है आपका बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ये विकल्प इसका सही होगा, दूसरा विकल्प। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अब 22 देखिए, इसमें 22वां प्रश्न। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम ये किया जाता है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। निश्चित रूप से कहानियों और किताबों में, किताब की बात की जा रही है इसलिए पाठ्यचर्या की बात में, पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल सही है और ये दूसरा व्याख्या भी कर रहा है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। अब 23rd क्वेश्चन देखिए, रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट, आपका किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती? यानी इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है वृद्धि में तेजी, ग्रोथ स्पर्ट। ये इसमें कहा जाता है किशोरावस्था से समय जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनको कहा जाता है वृद्धि में तेजी, या इस शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोथ स्पर्ट, और ये सही होगा 23rd का सेकंड। अब इसके बाद 24th, अब इसमें है मतभेदों के असर्शन है, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखने के बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग हैं। देखिए शब्द इसमें वाक्य कि आप विकलांग छात्र बोलेंगे या छात्र जो विकलांग हैं इसको बोलेंगे,
मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्तियों का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है। यानी छात्र जो विकलांग है, देखिए छात्र पहले कहा गया तब विकलांग कहा गया। विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाता है। निश्चित रूप से ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये एकदम बिल्कुल सही उत्तर होगा 24th का दूसरा। अब 25th क्वेश्चन है, स्टूडेंट फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन इन्वायरमेंट विच इंश्योर्स बिलोंगिंगनेस, फियर, रिजेक्शन, सेफ्टी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आपका इसमें पॉजिटिव वर्ड है उनको आप उत्तर दीजिए। देखिए बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन, ये आपका होगा। डर हो नहीं सकता, फियर ये हो नहीं सकता, रिजेक्शन हो नहीं सकता, अस्वीकृति हो नहीं सकती, इसलिए सेफ्टी। ए और डी जो है जिसमें हो वही उत्तर होगा, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। तीसरा यानी 25वें का तीसरा सही होगा। सिक्स्थ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? कि बुद्धि की एक एकात्मक धारणा को लागू करने की, प्रैक्टिसिंग यूनिटरी नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन, नहीं बिल्कुल नहीं। ये एकात्मक, यहाँ एकात्मक अवधारणा की बात की जा रही है इसलिए नहीं होगा। यहाँ आपको सोशल और कल्चरल को अवमूल्यन की बात की जा रही है इसलिए ये नहीं होगा। आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की और स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, ये आपका अब ये एनईपी 2020 स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात की जा रही है। और इसका मैं एग्जांपल भी दिया था कि आपको देखिए यहां से शुरू हुआ है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके बाद आया असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसके बाद आया असेसमेंट, ये मतलब इसकी बात की जा रही है एज लर्निंग, एज लर्निंग, और फिर आ रहा है असेसमेंट, असेसमेंट इन लर्निंग। तो यहां से शुरू होकर और एनईपी 2020 इन दोनों की बात कर रहा है, जिसको कहा जा रहा है स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने के लिए बात कर रहा है। जैसे एक रसोइया यदि भोजन बनाता है और उसके बाद भोजन बनाने के दौरान ही उसमें उसको टेस्ट करता है कि भोजन कैसा बना हुआ है, तो उसको कहते हैं आपका स्व मूल्यांकन और सहकर्मी, ये स्व मूल्यांकन में वो आता है। इसलिए अब इसकी बात एनईपी 2020 कर रहा है। पहले असेसमेंट ऑफ लर्निंग से शुरू होकर असेसमेंट इन लर्निंग की बात की जा रही है, अर्थात चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा। अब 27th, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, विविधता और समावेशन, विविधता और समावेशन, देखिए विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है, बिल्कुल सही है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत है।
ए सही है, आर गलत। ए सही, आर गलत वाला विकल्प देखिए, बोथ ए एंड आर फॉल्स नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा विकल्प इसमें सही होगा 27 का फोर्थ विकल्प इसमें बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि इसमें विभिन्न परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा की बात कर रहा है, बाधा नहीं डालता है। इसलिए ए सही है और आर गलत है। अब इसके बाद देखिए 28 माध्यमिक और विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोत्साहित करना चाहिए इसको। अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है इसका, क्योंकि इसमें जो है आपका अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशंस इज कॉग्निटिव प्रोसेस, देखिए ये आपको, इसलिए ये भी सही है। और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं को बारे में लिखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है। अब 29th क्वेश्चन देखिए, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, मूल्यांकन में। तो ए बी सी डी इसमें सभी में करना चाहिए, सब में अनुकूलन की आवश्यकता है। एक समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको सभी में आपका यह अनुकूलन करना चाहिए, ये आपका इसमें सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, और वो भी असर्शन रीजन। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। एकदम सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो ये सबसे आसान लास्ट क्वेश्चन, लेकिन सबसे आसान है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट और असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो यह देखिए आपको ये भी गलत है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया से बचना चाहिए, नहीं बचना नहीं चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको और प्रोत्साहन देना चाहिए। इसमें सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। यह एक्टिव प्रोसेस है, यह पैसिव प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये विकल्प सही होगा पहला। इस तरीके से आप इसमें 30 प्रश्नों का ये आपको बताया गया। अब देखिए आयोग इसमें क्या उत्तर देता है। अधिकाधिक इसमें निश्चित रूप से आप देखेंगे कि निश्चित रूप से सही होगा, और ये आपका 30 प्रश्न का निश्चित रूप से इसमें व्याख्या देखिए और अपना पेपर मिलाइए। थैंक यू वेरी मच।